बाबा जब उस बरगद के पेड़ से 2-4 कदम आगे बढ़े ही थे कि क्या देखते हैं, उसी बरगद के पेड़ से एक विराटकार गोरिल्लानुमा लंबा मोटा छायानुमा आकृति उतर रही है और उतर करके वो बाबा के अगल बगल चलने लगी। नमस्कार। बात उन दिनों की है जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन का अंतिम समय चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध अपने जोरों पर था। बाबा उस समय जमालपुर के रेलवे कारखाना में काम करते थे और बाबा बताते हैं कि बाबा उस समय रोज़ ही वो जमालपुर का जो रेलवे वर्कशॉप के पास जो मैदान है और वहाँ पर जो पहाड़ है, उस पहाड़ के सबसे ऊंची शिखर पर जा कर के कुछ समय बिताते थे और रात के 9 बजे आसपास घर आते थे। जिस दिन की बात बाबा बता रहे हैं, उस दिन बाबा बोलते हैं कि उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था, अर्थात पहाड़ में ही 9 बज गया था। पहाड़ से उतरते उतरते मैदान में आते तो काफ़ी रात हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा था। लाइट का नामो निशान कहीं पर नहीं था। लाइट इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उस समय युद्ध के कारण पूरे शहर में ब्लैक आउट चल रहा था। लाइट जलाना किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं था क्योंकि ऐसा करने से शत्रु पक्ष को मालूम चल जाती थी कि यहाँ पर शहर है, यहाँ पर कुछ लोग वगैरह है और उनको बम वगैरह बरसाने में सुविधा हो जाती थी। जमालपुर का वह वर्कशॉप एशिया का बहुत बड़ा वर्कशॉप था और इसलिए भी ये जगह टारगेट में था। जैसे ही थोड़ा अंधेरा हो जाता, लोग अपने घरों में घुस जाते और खिड़की दरवाज़ा बंद करके आज़ाद हिंद फौज की रेडियो बुलेटिन सुनते। और युद्ध में जापान को काफ़ी अधिक बढ़त थी, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत बड़ा भाग को जापान अपने कब्जे में कर लिया था। चाइना के बहुत सारे शहर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, बर्मा, जापान अपने कब्जे में कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, ये भी जापान और धुरी राष्ट्र की सहायता से ही बनी थी और इसलिए जापान और सुभाष चंद्र बोस की सेना मिल करके अंडमान निकोबार को कब्जा कर लिए थे और उसमें सुभाष चंद्र बोस अपना झंडा भी फहरा लिया था। और उस समय जापान और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज कलकत्ता, उड़ीसा और बंगाल में बहुत जगह पर बमबारी कर रही थी। तो इस प्रकार की उस समय सामरिक स्थिति थी। रास्ते में बहुत जगह पर गड्ढे खोदे गए थे कि चाहे कभी भी कोई हवाई हमला हो अचानक से, तो वहाँ पर उस गड्ढे में घुस करके लोग अपना जान बचा सकते हैं। ऐसा करके युद्ध के समय इस प्रकार किया जाता है कि बीच बीच में कहीं भी गड्ढा वगैरह खोदा गया था। तो इस प्रकार की सामरिक स्थिति थी उस समय। और हम लोग जानते हैं कि जमालपुर का जो रेलवे ग्राउंड है, उसमें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ अभी भी है। तो बाबा को उसी बरगद के पेड़ से आना होता था और बाबा की कानी अंगूठी में, लिटिल फिंगर में एक सोने की अंगूठी थी और कुछ दिनों से ये अंगूठी ढीली पड़ रही थी। और अचानक से जब बाबा बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो वो अंगूठी वहीं गिर गई और बाबा ने उस अंगूठी को उस अंधेरे में ही खोजने का प्रयास किया, टटोल कर, लेकिन वो मिली नहीं क्योंकि टॉर्च जलाना तो बिल्कुल ही मना था। यदि टॉर्च जलाते तो वहाँ सुरक्षा विभाग वाले तुरंत वहाँ आ जाते और एक नया समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए टॉर्च जलाना किसी प्रकार से उचित नहीं था। अंगूठी तो नहीं मिली और बाबा वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा जब उस बरगद के पेड़ से 2-4 कदम
आगे बढ़े ही थे कि क्या देखते हैं, उसी बरगद के पेड़ से एक विराटकार गोरिल्लानुमा लंबा मोटा छायानुमा आकृति उतर रही है और उतर करके वो बाबा के अगल बगल चलने लगी। अब इससे बाबा बोलते हैं कि मुझे थोड़ी विरक्ति तो हो रही थी, थोड़ा कैसा कैसा तो लग रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद वही गोरिल्लानुमा आकृति ने बोला कि मैं जो आपके अगल बगल में चल रहा हूँ, इसको लेकर के आप गुस्सा कर रहे हैं ना? तो बाबा बोले, गुस्सा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असुविधा ज़रूर हो रही है। तुम थोड़ा दूर दूर भी तो चल सकते हो। तो आकृति बोलता है कि आज हमको आपके साथ चलना ही पड़ेगा। आज आपको मैं किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आप गुस्सा करेंगे तब भी आपका गुस्सा मैं सह लूँगा, और आपका गुस्सा तो सहता ही रहता हूँ। तो फिर बाबा और क्या बोलेंगे, बाबा फिर चुप ही रहे। थोड़ा देर के बाद और वो आकृति बोलता है कि आप सोच रहे हैं ना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, और मैं इतना मोटा सोटा, इतना विराटकार, इतना काला गोरिल्लानुमा क्यों हूँ? तो आप सही सोचते हैं। मुझे मनुष्य तो नहीं कहा जा सकता, मैं मनुष्य तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका छाया हूँ, और छाया तो काला ही होता है, और छाया मोटी भी होती है, कभी लंबी भी होती है। गोरे आदमी की भी छाया काली ही होती है, दूध की भी छाया तो काली ही होती है ना। चाहे जो भी हो, आज हमको आपके साथ आपके अगल बगल चलना ही पड़ेगा। चल भी रहा हूँ, चलूँगा भी, और इस दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज की रात मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बाबा बोले कि तुमको मैं और क्या कहूँ, तुमको तो मनुष्य भी नहीं कह सकता, तुमको भूत प्रेत भी नहीं कह सकता, तुमको छाया भी नहीं कह सकता हूँ, और तुमको इसलिए एक सत्ता कहता हूँ। और इस प्रकार की एक विराटकार गोरिल्लानुमा सत्ता मेरे अगल बगल चलेगी तो लोग क्या बोलेंगे? तो थोड़ी देर चुप रह करके वो गोरिल्लानुमा आकृति बोला कि आप चाहे हमको नारकीय जीव ही समझें, और इस नारकीय जीव को आज के रात केवल आपके अगल बगल चलने दीजिए, दूसरा कुछ बहाना नहीं चलेगा, और आपको किसी भी शर्त पर मैं अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और इस प्रकार का बात करते हुए ही बाबा बोलते हैं कि वो मेरे अगल बगल में चल ही रहा था, और बाबा बोलते हैं कि अचानक से जो गड्ढा खोदा हुआ था उसमें मेरा बायां पैर पड़ जाता है और दाहिना पैर मुड़ जाता है, और बहुत ज़ोर से यंत्रणा होती है, और मैं उस गड्ढे में गिरने ही वाला था कि अचानक से वो गोरिल्लानुमा आकृति हमको उठा लेता है और उस गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। और वो बोलता है कि आपको बहुत यंत्रणा हो रही है ना, और बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे रहते हुए भी आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके अगल बगल चल रहा था, और नहीं तो मेरी इस प्रकार की धृष्टता और इस प्रकार का अनुशासनहीनता करने का दुस्साहस मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे रहते हुए भी ये सब चीज़ें हुआ। और अब तो आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, आपके पैर में जो इतनी यंत्रणा हो रही है, पैर आपकी दाहिना पैर थोड़ा मुड़ गई है, और इसलिए और मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता,
और अभी थोड़ी भी चलेंगे तो आपकी दर्द बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको अपने कंधे पर उठा लेता हूँ और मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। तो बाबा बोले कि तुम हमको कंधे पर उठा करके ले चलोगे तो लोग क्या बोलेंगे, देखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो बोला कि इतनी रात में, और वो भी ब्लैकआउट चल रहा है, कहीं भी प्रकाश का नामो निशान नहीं है, वहाँ पर कौन आपको देखेगा, और रास्ते में कोई भी नहीं है, एकदम निर्जन है। इस प्रकार का बोल करके वो कंधे पर बाबा को उठा लेता है और वह गोरिल्ला नुमा विराटकार आकृति मुझे अपने कंधे पर बैठा करके मेरे घर की तरफ चलने लगा। और उसने बताया कि यहाँ से कई मील दूर अंग देश में एक पारसांडो ग्राम है और वहाँ पर एक बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति रहते हैं। उनका नाम है राम सिंह जी। और राम सिंह जी को शरीर में कहीं भी कोई हड्डी खिसक गई है, उसको बैठाने में महारत हासिल है और ये उनका ख़ानदानी पेशा है। एक बार मुंगेर के राजा का हाथी का पैर खिसक गया था और उसको राम सिंह जी ने सही सलामत बैठा दिया था। यदि वही सुबह आकर के आपके दाहिने पैर की हड्डी को बैठा दें तो कैसा रहेगा। तो बाबा बोले कि और मैं क्या कहता जी, मेरे पास बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। तो ये उसने बताया। तो इस प्रकार मेरे घर के द्वार पर पहुंच गया और उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको उसने अपने कंधे से उतारा। फिर वो कहा कि अब हमको जाना पड़ेगा, आप जब भी हमको पुकारेंगे, आप मन ही मन याद करेंगे तो मैं दौड़ करके आऊँगा। तो बाबा बोले कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला कि नाम क्या, मैं आपका छाया ही हूँ। और बाबा बोले कि तुम कहाँ रहते हो। तो उसने बोला कि मैं आपके आसपास ही रहता हूँ, लेकिन अधिकतर उस पहाड़ की चोटी पर रहता हूँ, उस पहाड़ के शिखर पर रहता हूँ और उस बरगद के पेड़ पर भी रहता हूँ जहाँ पर आपकी अंगूठी खो गई थी। और यह कह करके उसने अपने हाथ से अंगूठी निकाला और मेरे हाथ पर पहना दिया और बोला कि यही है ना आपकी अंगूठी। बाबा बोले कि हाँ यही है। और ऐसा कह के वो चला गया। बाबा बोले कि पैर में बहुत यंत्रणा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था और इसी दर्द में मैं सो गया और सुबह उठ करके देखता हूँ तो यंत्रणा और बढ़ी हुई है, दर्द और बढ़ गया है, पैर भी फूल गया है। तो नहा धो करके नाश्ता वगैरह करके मैं अखबार पढ़ रहा था तो देखता हूँ गेट पर कोई आदमी आया हुआ है। तो उसको देख करके मैंने अंगिका में ही उससे बात किया, केकरा खोजे छो, की चाहे छो, क्या किसको खोज रहे हो, क्या चाहते हो, इस प्रकार का मैंने बोला। तो उसने बोला कि सरकार साहब मैं आप ही को खोज रहा हूँ और आप ही से मिलने आया हूँ, इस प्रकार का उसने बोला। तो बाबा बोले कि मैंने उसको अपने पास बुलाया, बैठाया और उससे सारी बातें पूछा। तो उसका बोलने का आशय यही था कि कल मैं रात को खा पी करके 10 साढ़े 10 बजे सोने के लिए अपने बेड पर गया तो वहाँ पर एक विराटकार गोरिल्लानुमा आकृति को देखता हूँ और उसको देख करके मैं बिल्कुल डर गया। तो उस आकृति ने मुझे कहा कि डरो नहीं, मैं बहुत विशेष काम से आया हूँ। सरकार साहब का दाहिने पैर थोड़ा खिसक गया है और उसको जा करके तुमको बैठाना है, ठीक करना है। तो राम सिंह जी ने कहा कि मैं सरकार साहब को कैसे पहचानूंगा, कैसे वहाँ तक जाऊंगा। तो उस गोरिल्लानुमा आकृति ने कहा कि इसकी तुमको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं,
तुम्हारा चलते चलते जहाँ पैर रुक जाएगा, जहाँ तुम और आगे नहीं चल सकोगे, वहाँ पर ही तुम समझना कि मैं सरकार साहब के घर पर पहुँच गया हूँ और वहाँ पर वो तुमको देख लेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। और वो बोलता है राम सिंह जी कि मैं उसी समय से वहाँ चलना शुरू कर दिया। उस गोरिल्लानुमा आकृति ने एक बात और कहा कि सरकार साहब जब सो रहे होंगे तो उनको जगाना नहीं, वो जब जग जाएं तभी उनसे मिलना, उनको किसी प्रकार का असुविधा नहीं होना चाहिए, ये भी बात उसने कहा। इसके बाद मैं वहाँ से चलना शुरू कर दिया और यहाँ पर जैसे पहुँचता हूँ तो यहाँ पर और मुझे आगे जाने की सामर्थ्य नहीं रही, मेरा पैर बिल्कुल यहीं पर रुक गया। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आप पेपर पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पहचान लिया। तो इस प्रकार से उसने बताया राम सिंह जी ने। और राम सिंह जी ने फिर बाबा के पैर को, दाहिने पैर को बड़ा ही सावधानी पूर्वक पकड़ करके 2-3 बार खींचा और 2-3 बार झटका दिया। तो बाबा का पैर, हड्डी जो खिसक गई थी वो बिल्कुल सही जगह पर बैठ गई और आधा पौन घंटा में ही वो जो सूजा हुआ दर्द था वो भी ठीक हो गया। फिर बाबा ने उसको कुछ मेहनताना देना चाहा तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया था, क्योंकि उस विराटकार जो आकृति था उसने मना कर दिया था कि सरकार साहब से कुछ लेना नहीं, उसे कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी मेहनताना लेना नहीं। और बाबा के बहुत आग्रह करने के बाद भी उसने कुछ लिया नहीं। तो इस प्रकार की बाबा की ये कहानी है अजीबो गरीब, और बाबा का किस प्रकार से एक अशरीरी जगत के साथ भी, अशरीरी लोक के साथ भी उनका संबंध था और वे लोग भी दौड़े चले आते थे बाबा की सेवा करने के लिए, बाबा की सहायता करने के लिए, बाबा की मदद करने के लिए। और बाबा भी जब उनको ज़रूरत पड़ती थी बाबा की, तब बाबा भी उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे, उनकी मदद करते थे। तो बाबा इसलिए केवल इस लोक के लोगों का गुरु नहीं हैं, वे तारक ब्रह्म हैं और वे सबके भगवान हैं, सबके इष्ट हैं, सबके मालिक हैं। नमस्कार।